सभी सीईसी गुरुकुल लाइव दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं डॉक्टर प्रवीता कुमार, एसोसिएट प्रोफेसर रसायन विज्ञान विभाग, श्री अरबिंदो कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय से कार्बनिक रसायन शास्त्र की हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। हिंदी माध्यम की व्याख्यान श्रृंखला में मैं आप सबको कार्बनिक रसायन शास्त्र में प्रयोग होने वाले कुछ मूलभूत सिद्धांतों का उल्लेख करूंगी। कार्बनिक यौगिक हमारे जीवन का महत्वपूर्ण अंग है। हमारे जीवन प्रणाली से जुड़ी हुई जितनी भी रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जैसे श्वसन की क्रिया, पाचन की क्रिया, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, फोटोसिंथेसिस, जिसमें पेड़ पौधे क्लोरोफिल नामक कार्बनिक यौगिक की सहायता से वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर, सूर्य की किरणों से ऊर्जा लेकर और मृदा से पोषक तत्वों को लेकर अपना भोजन बनाते हैं। भोजन बनाते ही नहीं हैं, भोजन को संग्रहित भी करते हैं और वही भोजन जो एक कार्बनिक यौगिक है उससे मनुष्य अपना जीवन यापन करता है। इसी प्रकार बहुलक अणु, मैक्रोमोलिक्यूल्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स, रक्त, नाभिकीय अम्ल, यह सब कार्बनिक यौगिक ही हैं और इनकी संरचना में कार्बन की महत्वपूर्ण भूमिका है। और भी प्राकृतिक गैस, पेट्रोलियम उत्पाद, मिट्टी का तेल, डीजल और पॉलिश, इसके अलावा लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी, जिसे रसोई गैस के नाम से भी जाना जाता है, कई संतृप्त हाइड्रोकार्बन गैसों का मिश्रण है। लर्नर्स, पहले रासायनिक शास्त्र की इस प्रकार से कार्बनिक यौगिक की केमिस्ट्री की शाखा के रूप में कोई अलग से ब्रांच नहीं थी। रासायनिक शास्त्र को पहले वाइटलिज्म के रूप में देखा जाता था, जीव शक्ति विज्ञान। 1818 में स्वीडन के वैज्ञानिक बर्जीलियस एक सिद्धांत लेकर आए थे और उस सिद्धांत में उन्होंने बताया कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला में संश्लेषित नहीं किया जा सकता, सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। कार्बनिक यौगिक केवल पेड़ पौधे या जीवित जीव जंतु से ही निष्कर्षित हो सकते हैं। निरंतर वैज्ञानिक खोज करते रहे और 1828 में जर्मन के वैज्ञानिक फ्रेडरिक वोहलर ने पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किया और यह कार्बनिक यौगिक उन्होंने किसी पेड़ पौधे या जीव जंतु से नहीं बनाया था। इस कार्बनिक यौगिक को बनाने के लिए उन्होंने एक अकार्बनिक यौगिक, इनऑर्गेनिक कंपाउंड का उपयोग किया। जब इस अकार्बनिक यौगिक, जिसका नाम था अमोनियम साइनेट, प्रयोगशाला में गर्म किया, उन्हें मिला एक नया कार्बनिक यौगिक जिसकी संरचना, जिसका स्वरूप तथा गुण अमोनियम साइनेट से बिल्कुल विभिन्न थे और इस प्रकार पहला कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में संश्लेषित किया गया, सिंथेसाइज किया गया। लर्नर्स, इस कार्बनिक यौगिक का नाम था यूरिया। यह वही यूरिया है जिसे रासायनिक उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है और इस संश्लेषण के बाद, इस सिंथेसिस के बाद हम चारों तरफ सैकड़ों कार्बनिक यौगिक अपने आसपास अपने जीवन में देख सकते हैं। पेंट, वर्णक, बहुलक, मैक्रो, जिन्हें पॉलीमर्स भी कहते हैं, इसके अलावा प्लास्टिक, रबर और सिर दर्द से लेकर कैंसर तक की दवाइयाँ, यहाँ तक कि कोविड-19 में वैक्सीनेशन में जो हम टीका लगवा रहे हैं उसमें भी कार्बनिक यौगिकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। लर्नर, इन सभी कार्बनिक यौगिकों को प्रयोगशाला या इंडस्ट्री में बनाने के लिए
कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं करवानी होती है और इन रासायनिक अभिक्रियाओं में जो कार्बनिक यौगिक हिस्सा लेते हैं, पार्ट लेते हैं, उनका सक्रिय होना अति आवश्यक है। वह कार्बनिक यौगिक जो रासायनिक अभिक्रिया में या केमिकल रिएक्शन में हिस्सा लेते हैं, उन्हें हम अभिकारक या सबस्ट्रेट भी कहते हैं। यह सबस्ट्रेट या अभिकारक कई प्रकार से सक्रिय होते हैं, जैसे अभिक्रिया के दौरान बंधों का टूटना, बंध विखंडन, बॉन्ड क्लीवेज, या आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति होना, या कई अभिक्रियाएं उच्च तापमान पर भी करवाते हैं। और कई बार कार्बनिक यौगिकों में इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण या विस्थापन होना, यह सब कार्बनिक यौगिकों की क्रियाशीलता के लिए अति आवश्यक है। इस उल्लेख में मैं आपको कार्बनिक यौगिकों में होने वाले इलेक्ट्रॉन के विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस प्रकार से होता है, किन बंधों में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन होता है, और इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से कार्बनिक यौगिकों में कौन कौन से प्रभाव उत्पन्न होते हैं। कार्बनिक यौगिकों के लिए पहली अनिवार्यता है सहसंयोजी बंध का होना। उसी कार्बनिक यौगिक को सहसंयोजी बंध जिसमें होता है, हम बोल सकते हैं कि यह ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। तो कार्बनिक रसायन शास्त्र में कार्बनिक यौगिक कार्बन के वह यौगिक हैं जहां परमाणु एक दूसरे के द्वारा सहसंयोजी बंध से जुड़े हुए होते हैं। ईथेन, इथेनॉल, बेंजीन, एनिलीन, पैरासिटामोल, एस्प्रिन सब कार्बनिक यौगिक ही हैं। और यहाँ कार्बन के अलावा हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या अन्य तत्व जैसे हैलोजन और सल्फर से भी जुड़ा हुआ होता है। कार्बन की एक मुख्य विशेषता या गुण होता है कैटिनेशन, जिसे श्रृंखलन कहते हैं। उस श्रृंखलन के गुण के कारण कार्बन आपस में जुड़कर एक बहुत बड़ी लंबी श्रृंखला बना सकता है। वह श्रृंखला या तो लॉन्ग चेन या वह श्रृंखला पार्श्व श्रृंखला, ब्रांच चेन, या बेंजीन में हम देख सकते हैं कार्बन आपस में जुड़कर एक रिंग के समान संरचना में परिवर्तित हुआ है। इस प्रकार कार्बन अपने इस गुण के कारण कार्बनिक यौगिकों में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। जब भी हम कोई रासायनिक अभिक्रियाएं करवाते हैं, उनमें एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल्स या सक्रिय मॉलिक्यूल्स ही भाग ले सकते हैं। प्रोपेन जो एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, इस अवस्था में प्रोपेन अक्रियाशील और स्थायी है। यहाँ कार्बन ने प्रत्येक कार्बन और हाइड्रोजन के साथ मिलकर अपनी चतुसंयोजकता या टेट्रा कोवेलेंसी को संपूर्ण करा हुआ है। इसी प्रकार हाइड्रोजन ने भी कार्बन से मिलकर अपनी बाहरी कक्षक को संपूर्ण करा हुआ है। तो इस अवस्था में कार्बन का अष्टक संपूर्ण है। इसके अलावा भी कार्बन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणता लगभग एक समान है। एक समान वैद्युत ऋणता होने के कारण कार्बन और हाइड्रोजन तथा कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजिक बंध अध्रुवीय सहसंयोजिक बंध होता है। लर्नर्स हमेशा याद रखिएगा, किसी भी परमाणु की क्रियाशीलता वह परमाणु कितना स्थायी है उस पर निर्भर करती है। इस अवस्था में यह परमाणु, यह एल्केन स्थायी है और इस परमाणु में कोई भी रिएक्टिव साइट जिस पर कोई आक्रमणकारी अभिकर्मक आकर बंध बना सके या आक्रमण कर सके उपलब्ध नहीं है। प्रोपेन 1ऑल यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच ऑक्सीजन की वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण
सहसंयोजी बंध से इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है, अर्थात ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अधिक होने के कारण जो साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म है कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में, वह ऑक्सीजन की तरफ आकर्षित हो रहा है। इसके कारण यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। हम कह सकते हैं कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में साझेदारी के इलेक्ट्रॉन युग्म से इलेक्ट्रॉन युग्म ऑक्सीजन की तरफ जा रहा है। इसके कारण इस परमाणु में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में एक सक्रियता उत्पन्न हुई है इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से। अणुओं में यह संक्रियण या एक्टिवेशन अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक विस्थापनों के द्वारा होता है। अनेक प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होते हैं, उनके कारण यह परमाणु या यौगिक एक्टिवेट हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन परमाणुओं में सिग्मा बंध और पाई बंध दोनों प्रकार के सहसंयोजी बंध में हम इलेक्ट्रॉन का विस्थापन देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन का विस्थापन स्थायी या परमानेंट या अस्थायी टेम्परेरी हो सकता है। पहले उदाहरण में कार्बन और X के बीच में एक इलेक्ट्रॉन युग्म दर्शाया हुआ है। इस इलेक्ट्रॉन युग्म का आकर्षण X परमाणु की तरफ ज्यादा है क्योंकि X की वैद्युत ऋणता कार्बन से अधिक है। हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन युग्म का घनत्व X के पास ज्यादा है कार्बन से, क्योंकि X की वैद्युत ऋणता या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। इस प्रकार यहाँ पर इलेक्ट्रॉन युग्म के विस्थापन से कार्बन और X पर आंशिक रूप से ऋण आवेश उत्पन्न हो रहा है। तो यहाँ पर आंशिक रूप से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन X जिसकी वैद्युत ऋणता अधिक है उसकी तरफ ज्यादा है। इसी प्रकार 2-प्रोपेनॉल और अन्य उदाहरण में भी हम देख सकते हैं जिस अणु की वैद्युत ऋणता अधिक है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन सहसंयोजी बंध से पाई सिग्मा बंध के द्वारा उस तरफ प्रदर्शित होता है। तो यहाँ इन सभी उदाहरणों में के सहायता से हम समझ सकते हैं कि किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन का विस्थापन हो रहा है। यहाँ देखिए कार्बन और कार्बन के बीच में द्विबंध है। द्विबंध अर्थात डबल बॉन्ड। यह द्विबंध एक सिग्मा और एक पाई बंध से मिलकर बना हुआ है। लर्नर, पाई बंध में जो इलेक्ट्रॉन युग्म होता है वह किसी बाहरी आक्रमणकारी अभिकर्मक की उपस्थिति में पोलराइज्ड होता है, अर्थात उसमें ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, जिसके कारण पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म एक अणु से दूसरी अणु पर स्थानांतरण होता है। यहाँ सिग्मा बंध से स्थानांतरण नहीं है, क्योंकि इस अवस्था में हम देख रहे हैं इस परमाणु पर, इस कार्बनिक यौगिक पर कोई भी ऐसा समूह नहीं है जो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को प्रभावित कर रहा हो। इसी कारण और एक पाई बंध और सिग्मा बंध की अगर हम बात करते हैं, पाई बंध एक दुर्बल बंध है, सिग्मा बंध एक प्रबल बंध है। पाई बंध में पीपी ऑर्बिटल का ओवरलैपिंग या अतिव्यापन, पार्श्व अतिव्यापन होता है अंतरा न्यूक्लियर एक्सिस तल से आधा ऊपर और आधा नीचे। इस प्रकार इलेक्ट्रॉन का घनत्व न्यूक्लियस से दूर होता है और इसके कारण यहाँ साझेदारी का इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से उपस्थित होता है, आसानी से स्थानांतरित हो जाता है एक अणु से दूसरे अणु में। तो इस प्रकार पाई बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म हाइड्रोजन क्लोराइड के संपर्क में आने पर सक्रिय हो जाते हैं और इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम बोलते हैं योगज अभिक्रिया या एडिशन रिएक्शन। परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन के विस्थापन दो प्रकार से उपस्थित होते हैं, स्थायी प्रभाव, परमानेंट प्रभाव या अस्थायी प्रभाव। टेम्परेरी प्रभाव वह प्रभाव जो कार्बनिक यौगिकों में या परमाणुओं में हमेशा उपस्थित होता है, उसे हम बोलते हैं स्थायी प्रभाव। अस्थायी प्रभाव जो प्रभाव
किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में उत्पन्न हो जाता है और वह अभिकर्मक जब रिएक्शन मिश्रण से या अभिक्रिया के मिश्रण से हटा देते हैं उस आक्रमणकारी अभिकर्मक को, अटैकिंग रिएजेंट को, यह प्रभाव समाप्त हो जाता है। इसलिए इस प्रभाव को अस्थायी प्रभाव कह सकते हैं, अस्थायी प्रभाव कहते हैं। इस उदाहरण में देखिए, कार्बन और कार्बन के बीच में यहाँ द्विबंध है। द्विबंध में पाई बंध के इलेक्ट्रॉन जैसे ही क्लोरीन परमाणु के संपर्क में आते हैं, यहाँ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन को प्रेरित करते हैं, ध्रुवीयता को प्रेरित करते हैं, क्योंकि क्लोरीन में ध्रुवीयता नहीं है। क्लोरीन में सहसंयोजक बंध, दो परमाणुओं के बीच सहसंयोजक बंध की साझेदारी की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दोनों परमाणुओं के बीच एक समान है। इसलिए जैसे ही क्लोरीन पाई बंध के संपर्क में आता है, यहाँ इंड्यूस्ड पोलराइजेशन जिसे हम बोलते हैं, पोलराइजेशन को प्रेरित करना, और उसके कारण इलेक्ट्रॉन का विस्थानांतरण एक अणु से दूसरे अणु में हो जाता है। जिस अणु से या जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण होता है, वह कार्बन पूर्णतः धन आवेशित हो जाता है, तथा जिस अणु पर इलेक्ट्रॉन स्थानांतरित होकर पहुंचता है, वह पूर्णतः ऋण आवेशित हो जाता है। एक पॉजिटिवली चार्ज तथा दूसरा नेगेटिवली चार्ज। परमाणुओं में सहसंयोजक बंध ध्रुवीयता के आधार पर दो प्रकार से होते हैं। ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध, नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। यह परमाणु, पहले और दूसरे उदाहरण में देखिए, दो समान परमाणुओं के बीच में एक सहसंयोजक बंध है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे उदाहरण में देखिए, दो असमान परमाणु अर्थात कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में सहसंयोजक बंध है, लेकिन यहाँ सभी सहसंयोजक बंध कोवेलेंट बॉन्ड अध्रुवीय है। पहले दो उदाहरणों में समान अणुओं के बीच में सहसंयोजक बंध होने का इलेक्ट्रॉन युग्म एक समान दोनों परमाणुओं पर बराबर की डेंसिटी है। इसी प्रकार यहाँ कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन और हाइड्रोजन की वैद्युत ऋणता अर्थात इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक समान होने के कारण यह सारे बंध सहसंयोजक बंध अध्रुवीय है। इस प्रकार के सहसंयोजक बंध को बोलते हैं नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड या अध्रुवीय सहसंयोजक बंध। OH में हम देखेंगे इलेक्ट्रॉन का विस्थापन ऑक्सीजन की तरफ। इसी प्रकार वाटर मॉलिक्यूल में दो ध्रुवीय सहसंयोजक बंध है। यहाँ ऑक्सीजन की अधिक वैद्युत ऋणता होने के कारण ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में जो सहसंयोजक बंध है, उससे इलेक्ट्रॉन का आकर्षण ऑक्सीजन की तरफ ज़्यादा है। इस प्रकार यहाँ दो सहसंयोजक बंध है। लेकिन लर्नर्स, कार्बन डाइऑक्साइड में, आप हमेशा याद रखिए लर्नर्स, जब भी किसी परमाणु में ध्रुवीयता उत्पन्न होती है, उसके साथ ही डाइपोल मोमेंट या द्विध्रुव आघूर्ण भी पैदा होता है। उसी परमाणु को या उसी बंध को हम ध्रुवीय बंध या ध्रुवीय परमाणु कह सकते हैं जिसमें डाइपोल मोमेंट हो। यह एक बहुत ही इंपॉर्टेंट तथ्य है, इसको हमेशा आप याद रखिएगा। यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन दो ऑक्सीजन से द्विबंध से जुड़ा हुआ है। यह एक रैखिक मॉलिक्यूल है। इसकी संरचना, यह एक लीनियर स्ट्रक्चर है। यहाँ इलेक्ट्रॉन का विस्थापन, इलेक्ट्रॉन का स्थानांतरण आंशिक रूप से ऑक्सीजन की तरफ तो है दोनों परमाणुओं में, इसके साथ साथ यहाँ डाइपोल मोमेंट भी अराइज हो रही है, द्विध्रुव आघूर्ण भी पैदा हो रहा है। लेकिन वह द्विध्रुव आघूर्ण अपोजिट डायरेक्शन में है, सेम डिस्टेंस पे है, सेम मैग्नीट्यूड है, एक समान उनके ऊपर आवेश है। यह कार्बन डाइऑक्साइड को हम नहीं कह सकते हैं कि पोलर बंध है। इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल या परमाणु अध्रुवीय होता है। लेकिन अगर आप
सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में सोचे। सल्फर डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी, संरचना भी कार्बन डाइऑक्साइड जैसी है, लेकिन लर्नर्स सल्फर में बाहरी कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन युग्म होता है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बोलते हैं। उस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण ऑक्सीजन और सल्फर के बीच में रिपल्शन होता है, प्रतिकर्षण होता है, और सल्फर अपना शेप बैंड शेप में अपने आप को, रिपल्शन को रोकने के लिए बैंड शेप या वी शेप में अपने स्ट्रक्चर को परिवर्तित करता है। इसलिए सल्फर डाइऑक्साइड में कुछ डाइपोल मोमेंट होती है और उस परमाणु को हम कह सकते हैं कि यह ध्रुवीय परमाणु है। इस प्रकार हमने देखा कि परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन किस प्रकार से होता है, सिग्मा बंध से किस प्रकार से हो रहा है और पाई बंध में किस प्रकार से होता है। इलेक्ट्रॉन के विस्थापन से परमाणुओं में 4 प्रकार के प्रभाव उत्पन्न होते हैं। प्रेरणिक प्रभाव, इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव, मीजोमैरिक प्रभाव या अनुनाद या संयुग्मन, रेजोनेंस और कॉन्जुगेशन इफेक्ट, और चौथे प्रकार का प्रभाव है अति संयुग्मन, हाइपर कॉन्जुगेशन। इन चारों प्रभाव में से प्रेरणिक प्रभाव, मीजोमैरिक प्रभाव और अति संयुग्मन प्रभाव परमाणुओं में हमेशा उपस्थित होते हैं। यह सब स्थायी प्रभाव है और इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव एक अस्थायी प्रभाव है। यह प्रभाव किसी बाहरी आक्रमणकारी अभिकर्मक के आने पर ही परमाणुओं में उपस्थित होता है। यह हम प्रेरणिक प्रभाव का उल्लेख करेंगे। साझे के इलेक्ट्रॉनों का अधिक विद्युत ऋणात्मक परमाणु की ओर विस्थापित होना और उस विस्थापन के कारण बंध से जुड़े हुए अणुओं पर आवेश उत्पन्न हो जाना प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है, इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। प्रेरणिक प्रभाव को हम I से निर्देशित करते हैं। यहाँ जितने भी उदाहरण हैं CH3NH2, CH3Cl, CH3OH, NH2OH, OHBr, इन सभी बंधों में नाइट्रोजन या ऑक्सीजन या जिस भी अणु की वैद्युत ऋणता अधिक है, इलेक्ट्रॉन का विस्थापन दोनों अणुओं के बीच में जो सहसंयोजक बंध है उस अणु की तरफ दर्शाया गया है। अर्थात यहाँ इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न हुआ है किसके कारण? इलेक्ट्रॉन के विस्थापन के कारण, सिग्मा बंध में इलेक्ट्रॉन का विस्थापन। इसके कारण दोनों अणुओं पर, कार्बन और नाइट्रोजन, CH3NH2 का एग्जाम्पल लीजिए आप। उदाहरण में कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है, आकर्षण के कारण, वैद्युत ऋणता अधिक होने के कारण नाइट्रोजन वह इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा है। इस प्रकार हर परमाणुओं में यहाँ जो अणु अधिक वैद्युत ऋणी है वह ऋण आवेशित हो जाता है, आंशिक रूप से ऋण आवेशित हो जाता है, क्योंकि उस परमाणु पर इलेक्ट्रॉन का घनत्व आंशिक रूप से ज्यादा है। इसी प्रकार जिस परमाणु से इलेक्ट्रॉन युग्म शिफ्ट हो रहा है या जा रहा है दूसरे परमाणु की तरफ, वह आंशिक रूप से धनात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार हमने देखा प्रेरणिक प्रभाव में जैसे ही यह प्रभाव उत्पन्न होता है परमाणुओं में, यहाँ ध्रुवीयता भी उत्पन्न हो जाती है और अणु आंशिक रूप से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं। तो डेल्टा पॉजिटिव और डेल्टा नेगेटिव बंध में ध्रुवीयता को दर्शा रहे हैं। थैंक यू।